सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24news HD विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे बारिश से तबाहाल कराची की सुन ली गई। वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद से रवाना हो चुके और कुछ देर में कराची पहुंचेंगे। वफाकी वज़रा और NTMA के हुकाम वज़ीर आज़म के हमराह हैं। इमरान खान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे, जबकि कराची समेत सिंध के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा, जिसमें कराची की बहाली का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पैकेज शामिल है। वज़ीर आज़म कराची स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। इसी बारे में तफसीलात क्या हैं, आजाद नोडियो हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। आजाद नोडियो, बताएगा इस दौरे से मुतल्लिक कब तक पहुंचने की तवक्को है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर में जो है कराची पहुंचने वाले हैं। उनके हमरा सेनेटर जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं शिबली फराज और रुकन कौमी असेंबली अमर महमूद भी उनके हमरा हैं। NTMA और वफाकी वज़रा जो है वो कराची पहुंच चुके हैं। कुछ देर इमरान खान जैसे कराची पहुंचेंगे तो गवर्नर हाउस में उनकी गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से अलग अलग मुलाकात होगी। मुलाकात में तबाहाल कराची खासतौर पर जो हुकूमत की जानब से आफजदा करार दिया गया है, उसके बाद में कराची की बहाली की सूरत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उसके बाद में इमरान खान ताजरों के अलावा जो उनके इत्तेहादी जमातों के रहनुमा हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में कराची की जो सूरत है इसकी बहाली के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। आज के उस हवाले से इजलास भी होगा। इस इजलास में इमरान खान कराची के लिए जो है पैकेज का ऐलान भी मुतवक्किल है। इसके अलावा जो है स्टॉक एक्सचेंज का भी उनका दौरा मुतवक्किल है। इमरान खान आज के दौरे के दौरान खासतौर पर कराची में नए मनसूबे शुरू करने के हवाले से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। इमरान खान का जो दौरा कराची है इसमें वज़ीर आला सिंध से तफसीली तौर पर मुलाकात होगी। इस मुलाकात में एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी। और जो वफाकी हुकूमत की जानब से मुशावरती कमेटी तश्कील की गई है उसका भी इजलास होना है, जिसमें कराची समेत सूबे भर में जो मसाइल हैं सियासी या इंतजामी उस हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। लेकिन आज का इमरान खान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। कुछ देर बाद जो है गवर्नर हाउस में बाज़ाब्ता तौर पर ये सिलसिला शुरू होगा, जिसमें तमाम तर जो इशूज हैं कराची समेत सिंध भर के उस पर जो है गौर किया जाएगा। आज अहम दौरा है, कुछ ही देर बाद वजीर आजम इमरान खान कराची पहुंचेंगे। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आजाद नोडियो। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि आज इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म किसी भी शहर के लिए पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची के लिए ये तारीखी काम वफाक और सूबाई हुकूमत इश्तराक से करेंगे और अवाम के तरक्याती और फलाही कामों में सियासत आड़े नहीं आएगी। सिंध के दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही काम होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं 24 न्यूज कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तफसीलात सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक प्लान में 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। मैस ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबे शामिल हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ास अज़ीम। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तरक्याती मंसूबों की तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा कराची के दौरान मुजवज़ा मंसूबों का ऐलान करेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक मैस ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबों के लिए 447 अरब 43 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। 300 अरब रुपए के कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के लिए 250 अरब रुपए चीन, जबकि 50 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी। दस्तावेजात के मुताबिक सीवरेज के 8 मंसूबों का तखमीना 162 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 मंसूबों का तखमीना 14 अरब 86 करोड़ रुपए, वाटर ड्रेन्स के 2 मंसूबों का तखमीना 4 अरब 70 करोड़ रुपए और सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ज्यादातर मंसूबों की फंडिंग एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक और चीन कर रहा है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मंसूबों पर अब तक 47 अरब 18 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि बजट में सिर्फ 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ताहम प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए 723 अरब 25 करोड़ रुपए दरकार होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 2 साल बाद पहली बार लगा वजीर आजम कराची के लिए संजीदा है। वजीर आजम के दौरे कराची से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बिलावल भुट्टो का मलीर में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा सिंध हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम के दौरे कराची से उम्मीदें बांध दी। वजीर आला हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो का कहना था कि 2 साल बाद पहली बार लगा वजीर आजम कराची के लिए संजीदा हैं। सिंध हुकूमत 800 अरब खर्च करेगी, अगर विफाक भी उतनी या दुगनी रकम दे तो इनकलाब आ जाएगा। पैकेज कराची के लिए नहीं पूरे सिंध के लिए होना चाहिए। जो भी सैलाब से मुतासिर इलाके हैं, चाहे वो कराची हो, उमरकोट हो, बदीन हो, मीरपुर खास हो, हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत हमारे साथ, सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे। बिलावल भुट्टो ने विफाकी वज़रा पर सख्त तनकीद की और कहा विफाकी वज़रा बार बार कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे। इन कठपुतलियों का अंदाजा नहीं, ऐसे बयानात से क्या नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मलीर में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और कारकुनों से खिताब भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है। सिंध हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। और अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहां वफाकी वजीर असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, मैं वो कराची की जरूरत वही है ना, इसीलिए तो कई दहाइयों से बात हो रही है। KCR की क्यों बात होती रहती है? क्योंकि कराची की वो जरूरत है। K4 की क्यों बात होती है? क्योंकि कराची को पानी चाहिए। S3 की क्यों बात होती है? क्योंकि कराची के अंदर सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है। कराची के अंदर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम ठीक नहीं है। कराची के अंदर नालों के ऊपर नाजायज तजावुजात खड़ी की गई हैं। तो ये जब तक आप बुनियादी हल नहीं खत्म करेंगे, जब बुनियादी मसाइल खत्म नहीं करेंगे, तो जाहिर है उन्हीं की बात होगी ना। जब ये बुनियादी मसाइल खत्म होंगे तो पर नहीं बात होगी। कि अपोजिशन इस वक्त जो है वो तमाम आप बहुत संजीदा हैं कराची के हवाले से, और आदि गवर्नमेंट भी काम करे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं। अब तक जो भी मामला रहे हैं, मतलब एक जानिब नापरा जो है वो 20 करोड़ का फाइन करता है, और उसके सेकंड रोज आप जो है वो पैसे बढ़ाते हैं कराची के लिए, और 400 अरब की सब्सिडी जो है वो इनको दे रहे हैं। पहली बात तो वो हमने नहीं बढ़ाया, वो नेपरा ने बढ़ाए। उसी नेपरा ने भैया नेपरा हुकूमत के मातहत नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। ये जो निज़ाम है हमारा, उसके अंदर रेगुलेटर जो है वो हुकूमत के ताबे नहीं होता। और ये भी जरा से बता दूं कि वो क्यों बढ़ाए हैं अभी पैसे, सुन लेना मेरे सवाल पूछे। सर ECC का फैसला है सर ECC का फैसला नहीं है, नेपरा का फैसला है, जिसपे ECC ने नोटिफिकेशन जारी किया। सब जवाब सुन लो ना भाई मेरे, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है अभी? क्योंकि 2.5 साल पहले बाकी पाकिस्तान की बिजली के निर्ख बढ़ा दिए गए थे। कराची के कुछ कारोबारी लोग कोर्ट में चले गए, उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। तो वो स्टे ऑर्डर जो है वो अब वेकेट हुआ, वो स्टे ऑर्डर अब खारिज हो गया है। तो बाकी पाकिस्तान वाले जो निर्ख पिछले 2.5 साल से अदा कर रहे हैं, वही अब कराची में होंगे। सर, अपोजिशन में शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक होने जा रहे हैं, और इस्लामाबाद में APC भी बुलाई है हुकूमत के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि इस APC से कुछ हुकूमत डगमगाएगी? अच्छा, पहली बात तो जब मुझे बड़ी खुशी हुई कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी कराची के शहरियों का दर्द उनके दिल में जागा, और इलेक्शन लड़ने के बाद यहाँ से पहली दफ़ा वो वापस यहाँ पर पहुँचे। लेकिन वो कराची की अशोई करने के बजाय, वो कराची के उन मुकामात पे जहाँ लोगों को मुश्किलात थी वहाँ जाने के बजाय, वो गए जरदारी साहब के पास, और उसके बाद सारे पाकिस्तान ने वो तारीखी मनाजिर देखे कि कैसे उन्होंने कराची की सड़कों में घसीटा जरदारी साहब को। वो तो सियासत करके वापस चले गए। सर, ये मुल्क जो है ना, ये अब चाहता है, ख़ास तौर पे कराची इस वक्त सियासत नहीं सुनना चाहता। मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था, मेरे लिए सियासी तौर पर बड़ा आसान है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ धुआंधार बयान दूँ। कराची ये बयानात नहीं अब सुनना चाहता। कराची ज़मीन पर एक्शन देखना चाहता है। अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी इस ज़मीनी काम में जो कराची के मसाइल हैं, जो कराची का हक है, उसको पूरा करने के लिए, काम करने के लिए तैयार है, तो सब वेलकम है। बाकी सियासत जिसने जितनी मर्जी करनी है वो जरूर करता रहे। अभी पता चल जाएगा। ये लो यार, जो बात कैबिनेट में इसके माथे पे बल नहीं पड़ता, वरना यहाँ लोग खुद ऐसी बात करके बाहर आके लीक करते हैं हमारे कई साथी के। मैंने ये कहा, मैं कभी कैबिनेट की बात बाहर नहीं करता, क्योंकि वो इमानतन होती है, और मैं हर वो बात जो गरीब से मुंसलिक हो वो कैबिनेट में करता हूँ। सियाचिन पे यही बताया, ज़ाहिर है मेरा डेरा उसके सामने है। जब हेलीकॉप्टरों पे जख्मी आए तो मैंने पूछा कि क्या है, तो जवान तो शेख रशीद को फट बता देता है कि सियाचिन पे हमला। 15 मिनट पूरे हो गए, 15 मिनट पूरे हो गए।
शेख रशीद तकरीब से खिताब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुलाहिजा किया, उन्होंने कहा कि ML1 का टेंडर 12 सितंबर को जारी कर रहे हैं। अगर फजलुर रहमान कोई तहरीक मांग रहे हैं तो ये नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी और नून लीग असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देंगी। आगे बढ़ते आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे कराची पर यहाँ के बासी कितने पुरुमीद हैं, आइए जानते हैं। खाना कराची और सारे मसले जो है ना सन सूबे की इंशाअल्लाह ताला वो हल हो जाएगी। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले तो महंगाई को कम कर लें। वज़ीर आज़म आपको बनाया अल्लाह पाक ने, तो आप उसके लिए कुछ इक़दाम करें। मुल्क के लिए आवाम बहुत परेशान है, बराए मेहरबानी हमारे लिए कुछ सोचें। कराची की मसाइल बहुत सारे हैं। कराची के मसाइल इमरान खान साहब को खुद देख के हल करना चाहिए, मगर वो करता कुछ नहीं है, सिर्फ बात करके पीछे हट जाता है कि पता नहीं कौन सी बात, मेरे को तो पता ही नहीं है। आवाम का सोचो भाई, आवाम आपको लेके आई है, आप आवाम का सोचो यार। कहाँ जा रहे हो तुम यार? मदीना की रियासत का सोचो जिसके वादे किए हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए कि कराची के हवाले से जितने तरक्याती मनसूबे ख़ुसूसन सर्कुलर रेलवे उसकी तकमील के लिए वज़ीर आज़म को हर सूरत में हंगामी इक़दाम करने चाहिए। कराची में जो नदी नालों पर कब्जे हैं वो ख़त्म कराने चाहिए। कराची में उन्होंने कुछ भी नहीं कराया, बिल्कुल उनको ये काम करना चाहिए। कराची आके कराची के लोगों का एहसास करना चाहिए। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध इफ्तिखार शलवानी को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी है। मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म से आज हतमी मशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आपको बता रहे हैं, सेक्रेटरी बल्दियात सिंध इफ्तिखार शलवानी को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी है। मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म से आज हतमी मशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। और अब आपको बताया, कराची में तेज बारिशों से कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कॉजवे बंद होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान अब्बासी से। जी इरफान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये कुरंगी कॉजवे जिसको बंद किया गया है, गुज़िश्ता रोज़ भी मलिर के अंदर जो तेज़ बारिश हुई थी उसके बाद फिर जो पानी का बहाव था वो इंतहाई तेज़ हुआ और फिर ये कुरंगी कॉजवे को हर तरह का जो ट्रैफिक है उसके लिए बंद कर दिया गया है। दोनों अतराफ पुलिस मोबाइल खड़ी की गई हैं ताकि किसी भी किस्म का जो ट्रैफिक है उसको रोका जा सके। इसके अलावा जो शहरी हैं वो ये कट कर रह गए क्योंकि ये मेन सड़क है कुरंगी को शहर से मिलाने वाली, और अगर ये सड़क ही बंद होती है तो ऐसी सूरत में तमाम जो ट्रैफिक का दबाव है वो जाम सादिक पुल के ऊपर आ जाता है और फिर वहाँ पर अमूमन ट्रैफिक जाम की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये कॉजवे है कुरंगी कॉजवे कि जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि तेज़ पानी का बहाव है और इस बहाव को की वजह से जो है वो ट्रैफिक बंद किया गया है। बिल्कुल दूसरी अताफ में भी एक पुलिस मोबाइल खड़ी की गई है जो यहाँ से आने वाले ट्रैफिक को, शहरियों को रोक रहे हैं, और फिर इस जगह पर भी जो है वो एक पुलिस मोबाइल खड़ी की गई है ताकि यहाँ आने वाला जो ट्रैफिक है उसको रोका जा सके। इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर एक एलामिया जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि तेज़ बारिशों के बायस यहाँ पानी आने के बायस कुरंगी कॉजवे जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुरंगी कॉजवे बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कॉजवे बंद होने से मुतबादल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जो टूट फूट का शिकार है। मजीद बात करेंगे, महमूद रियाज हमारे साथ होंगे। महमूद रियाज, बताएगा किस तरह की मुश्किलात का सामना है शहरियों को? इस वक्त हम कुरंगी के कॉजवे के रास्ते पे मौजूद हैं। ये रास्ता देख रहे हैं कि जो कुछ साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने के लिए सड़क बनाई गई थी, ये कॉजवे कहलाती है, लेकिन इस पर आगे जो है वो बारिश का पानी है और इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए कराची वाले जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया एक बड़ी आबादी है, जो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया वो बंद हो जाता है, जिसके बाद जो है वो इधर देखेंगे ये ट्रैफिक का रश इस सड़क पर हो जाता है कि जो कि इंतहाई टूटी हुई है। यार ये सड़क तो कम से कम बननी चाहिए ना, बनाना चाहिए इस रोड को, तो आवाम को बड़ी तकलीफ है इसकी। जैसे हालात हो रहे हैं ये इमरजेंसी तौर पे इसको चलना चाहिए। ये देखिए, अगर हम दिखाएं कि ये मुस्तकिल जो है ये 2 से 2.5 किलोमीटर जो है इसी तरह मोटरसाइकिल सवारों को सफ़र करना पड़ता है और आपको हर बारिश के मौसम के अंदर जब ये कॉजवे का रोड बंद हो जाता है, पानी आ जाता है, तुगैनी होती है, तो उसके बाद ये बंद के ऊपर सड़क कहलाती है। लेकिन इसका हाल ये कि और ये ट्रैफिक की भी देखिए। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। कराची में बारिश के बाद लाइन्स एरिया सदर के मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। बारिश के पानी की निकासी कई रोज गुजर जाने के बावजूद नहीं की जा सकी। दूसरी जानिब सीवरेज लाइन मुतासर होने से गटर का पानी सड़कों पर मौजूद है। तफसीलात के लिए बात करते हैं, दानियाल सैयद हमारे साथ हैं। दानियाल, हालात क्या है, बताइएगा यहाँ के?
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے لائنز ایریا ایبیسینیا کا مقام ہے، اور میرے کیمرہ مین شوکت اگر دکھا سکیں کہ یہاں پر گٹر ابل رہے ہیں، بارشوں سے جو سڑکیں ٹوٹی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کافی بڑی تعداد میں یہاں لوگ رہائش پذیر ہیں۔ ایبیسینیا لائن جٹ لین لائنز ایریا کا یہ علاقہ ہے، اور یہاں پہ رہنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جتنی بھی گاڑیاں یہاں سے مسافر گزرتے ہیں وہ اس کھولے کھانے پر مجبور ہیں، لگتا ہے کہ اونٹ کی سواری جو ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ کافی عرصے سے اس علاقے میں اس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے۔ جو اہل علاقہ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ شکایتیں کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن جو حکام بالا ہیں جن کا یہ کام ہے کہ ان سڑکوں کی مرمت کرنا یا یہاں سے نکاسی آب کرنا، ان کی جانب سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ سڑکوں پر پانی موجود ہے، نمازیوں کو مشکلات کا سامنا ہے، یہاں پہ رہنے والے جو علاقہ مکین ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی گاڑیاں یہاں پر بند ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں۔ گٹر کے جو ڈھکن ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے حادثات بھی آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کے پی او کراچی پولیس آفس سے لکی اسٹار صدر قسم جانے والی جو یہ شاہراہ ہے، ایک روڈ ٹوٹی ہوئی سڑک کی وجہ سے اور اس کے اوپر گٹر کا اور بارشوں کا گندا پانی ہونے کی وجہ سے بند ہے، تو دوسری روڈ جو ہے وہ انتہائی خستہ حالت کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اہل علاقہ جو ہے ان کی مشکلات بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ کیمرہ مین شوکت سے کہوں گا، شوکت یہ مناظر دکھا سکیں گے، رکشے کس طریقے سے، موٹر سائیکلیں کس طریقے سے کو لے کھاتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں، خواتین بچے بزرگوں کا۔ ٹھیک ہے دانیال سے یہ تفصیلات کے لیے بہت شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کورٹ نے ایس سی سی پی کے لاپتہ افسر ساجد گوندل کو پیر تک بازیاب کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا پیر دن 2 بجے تک ساجد گوندل بازیاب نہ ہوئے تو سیکرٹری داخلہ خود پیش ہوں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احتشام کے آنے سے۔ جی احتشام، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ساجد گوندل کو پیر تک ہر صورت بازیاب کرایا جائے، اور یہ بھی عدالت نے حکم دیا ہے کہ اگر ساجد گوندل بازیاب نہیں ہو پاتے تو سیکرٹری داخلہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے۔ اگر ساجد گوندل کو بازیاب نہیں کرایا جاتا تو کابینہ کی جو آئندہ میٹنگ ہے اس میں یہ معاملہ رکھا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس نے واضح طور پر یہ ریمارکس دیے کہ اسلام آباد سے میں اغوا کے واقعات میں اضافہ تشویشناک ہے، اور اس طرح اغوا کیا جانا اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ جو لاپتہ افسر ہیں ایس سی سی پی کے ساجد گوندل، ان کی والدہ جو عدالت میں پیش ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اور پارک روڈ سے بیٹے کو اغوا کیا گیا اور ان کی کار وہیں چھوڑ دی گئی۔ چیف جسٹس نے سخت ریمارکس دیے ہیں اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر پیر تک ساجد گوندل کو بازیاب نہیں کرایا جاتا تو سیکرٹری داخلہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں گے۔ جی بہت شکریہ احتشام کیانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایس سی سی پی کے افسر ساجد گوندل کی گاڑی این اے آر سی کے باہر سے ملی ہے، جہاں سے تھانہ شہزاد ٹاؤن اور بنی گالہ سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ مزید بتا رہے ہیں بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ ہیں۔ بابر بتائے گا اس بارے میں۔ جی موجود ہوں اس وقت میں قومی زرعی تحقیقاتی مرکز این اے آر سی کے سامنے، جہاں سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایڈیشنل جوائنٹ ڈائریکٹر محمد ساجد گوندل کے اغوا کے بعد ان کی گاڑی جو ہے وہ ملی تھی، اور پولیس نے ان کی گاڑی جو ہے وہ لینے کے بعد تھانے منتقل کی، اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور جو ان کے اہل خانہ ہیں محمد ساجد گوندل، ان سے رابطہ کیا۔ آج کیمرہ مین عاقب جاوید آپ کو دکھائیں گے کہ محمد ساجد گوندل کی گاڑی جس جگہ سے ملی ہے این اے آر سی کے سامنے، یہ ایک ڈبل روڈ ہے، پارک روڈ ہے، انتہائی مصروف ترین شاہراہ ہے، اور 24 گھنٹے یہاں گاڑیوں کی کثیر تعداد میں آمد و رفت رہتی ہے۔ دوسری جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے محض 150 گز کے فاصلے پر تھانہ بنی گالہ ہے، اور اس سے کچھ آگے تھانہ شہزاد ٹاؤن ہے۔ یعنی جو یہ مقام ہے جہاں سے گاڑی ملی ہے، یہاں سے کچھ ہی فاصلوں پر 2 تھانے جو ہیں وہ لگتے ہیں۔ 2 تھانے ہونے کی وجہ سے 24 گھنٹے یہاں پولیس پیٹرولنگ رہتی ہے، خصوصاً جو تھانوں کے ایس ایچ اوز ہیں اور دیگر پولیس افسران ہیں، ان کی آمد و رفت بھی رہتی ہے۔ اس علاقے میں دیگر جو حساس مقامات ہیں وہ بھی ہیں، لہذا سیکیورٹی اس علاقے کی ہمیشہ شہر کے دیگر علاقوں کی نسبت بہتر رہتی ہے، لیکن پولیس کو
गाड़ी का बरामद होना, गाड़ी और मोहम्मद साजिद गोंदल के अगवा होने के हवाले से किसी किस्म की जो इत्तला है वो नहीं हो सकी है। पुलिस बेखबर रही है जब तक कि 15 पे कॉल करके मोहम्मद साजिद गोंदल की अहलिया ने उनके लापता होने के बारे में नहीं बताया। एहलिया के ने जो FIR दर्ज कराई है मोहम्मद साजिद गोंदल की अगवा की, उसके मुताबिक मोहम्मद साजिद गोंदल को मिलने के लिए कुछ लोग आए थे घर पर और उन्होंने उनको अपने फार्म हाउस का वक्त दिया था। शाम 7 बजे करीब वो फार्म हाउस पे जा रहे थे और वहीं से जो है वो लापता हो गए, अगवा हो गए। और उसके बाद जो है जब गाड़ी के बारे में उनको बताया गया तो उन्होंने आकर फौरी तौर पर 15 पे कॉल की है और अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ताहाल मोहम्मद साजिद गोंदल के अगवा के हवाले से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी है। जो पुलिस ज़राए हैं उनके मुताबिक ये अगवा का एक पेचीदा मामला है, लिहाजा इसको हर पहलू ठीक है। बाबर शहजाद वक्त तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध असम्बली की नई इमारत के तहखाने से ताहाल बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। मस्जिद, लाइब्रेरी और दीगर मकामात ताहाल ज़ेर-ए-आब है। PTI अरकान असम्बली खुरमशेर जमान, हलीम, आदिल शेख ने बेसमेंट का दौरा भी किया है। तो आपको बता रहे हैं सिंध असम्बली की नई इमारत के तहखाने से ताहाल बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। मस्जिद, लाइब्रेरी और दीगर मकामात ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। PTI अरकान असम्बली खुरमशेर जमान, हलीम, आदिल शेख ने बेसमेंट का दौरा किया है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के 3 रोजा तकरीबात जारी हैं। आज उर्स का दूसरा रोज है। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार पर हाजिरी देने पहुंच रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर नईम से। जी अबू बकर, बताइएगा। बर्रे सगीर की अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात जारी हैं। आज उर्स का दूसरा रोज है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन टोलियों की शक्ल में दरबार आलिया पर हाजिरी देकर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ एक ज़ायर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और बाबा जी के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से आया हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम आया और मुझे लिटरली बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। हमने फातिहा खानी पढ़ी है, फूल फेंके हैं, पूरा मज़ार देखा है हमने और मुझे उनके करामात सुने हैं। बाहर इनके आलात वगैरह पढ़े थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो देखे हमने। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। बाकी हमने दुआ वगैरह की है यहाँ पे आके। जी, ज़ाहिर का कहना है कि मैं यहाँ आकर रूहानी सुकून महसूस कर रहा हूँ। जी, खबरें अभी बाकी हैं, मगर एक ब्रेक के बाद कहेंगे। वफाकी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला कर लिया गया। सिंध ने स्कूल खोलने की तजावीज़ तैयार कर ली। पंजाब में भी SOPs तैयार कर लिए गए हैं। हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने की तैयारियां शुरू कर दी। मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को किया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि तलबा की तादाद कम करके क्लासेस ली जाएंगी। 15 सितंबर से 9वीं और उससे ऊपर की क्लासेस शुरू की जाएं। एक हफ्ते बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासेस बहाल होंगी। जबकि सूरत हाल बेहतर रही तो 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोलने की तजवीज़ है। इस मौके पर मौबनी खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान बोले कि आधे बच्चे एक दिन, आधे अगले दिन आएंगे। एहतियात न की तो कोरोना फिर सर उठा सकता है। दूसरी जानिब महकमे तालीम सिंध ने स्कूल खोलने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि कमेटी सिफारिशात के मुताबिक 15 सितंबर से क्लास 9 से ऊपर की क्लासेस बहाल होंगी। 6ठी जमात से 8वीं तक 21 सितंबर और प्री प्राइमरी से 5वीं क्लास तक 28 सितंबर से खोला जाएगा। सईद गनी का कहना था कि अगर कोई स्कूल मज़कूरा तारीख से कबल खुलेगा तो खिलाफे कानून करार पाएगा। तर्जुमान वज़ीर तालीम सिंध के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात के नताज का ऐलान 15 सितंबर जबकि 11वीं और 12वीं जमात के नताज का ऐलान 30 सितंबर को होगा। पंजाब में भी 15 सितंबर से स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए। उधर वफाकी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला किया गया है। मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी, जबकि वफाकी तालीमी बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 15 रोज ताखीर से लिए जाएंगे। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।